अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद, क्लिनिकल डायटीशियन। तो आज की जो वीडियो है वो एक लेक्चर बेस्ड वीडियो है ऑन न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। अगर आप न्यूट्रिशन की फील्ड में है या अगर आप बेसिकली क्लिनिकल फील्ड वाली साइड के ऊपर है तो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस बेसिकली एक इस किस्म का टॉपिक है कि जिसको अगर आपने कवर नहीं किया तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में या अपनी इंटर्नशिप्स के अंदर या अपनी हाउस जॉब के अंदर पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते, पेशेंट की डिजीज को डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस को हम सिंपली जो है वो एनसीपी भी कहते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन आपकी टर्मिनोलॉजीज के अंदर यूज होता है और बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशन के अंदर ये आपको एनसीपी ही मिलेगा। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस जो है वो आपको एनसीपी ही मिलेगा, बहुत मेजर। अच्छा, अब न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, अगर हम उसको फ्रॉम स्टार्टिंग ही स्टार्ट करें कि जैसे आपको ये चीज नहीं आती है वहां से स्टार्ट करें, तो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस जो है उसके अंदर आप चेक करते हो न्यूट्रिशन और हेल्थ रिस्क। ठीक है, कि पेशेंट को क्या इश्यू है, उसकी क्या कंडीशन है, या अगर वो मैल न्यूट्रिशन वाली साइड पे है या उसका वेट लॉस हो बहुत ज्यादा हो गया या उसका वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया, तो व्हाट एक्चुअली द रीजन इज, वो आपको असेस करना होता है, वो आपको चेक करना होता है, वो आपके न्यूट्रिशन और आपके हेल्थ रिलेटेड रिस्क के अंदर आती है। ठीक है, देन वी हैव कुछ स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस को लेके नहीं जा सकते। सो स्टेप नंबर 1 आपका असेसमेंट है। ठीक है, पहले मैं स्टेप्स को जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर चलते हैं। स्टेप नंबर 1 आपका आता है असेसमेंट, और ये एक साइक्लिक स्टेप चलते हैं। यहाँ पे आके स्टेप खत्म हो जाता है। अगर आपने पेशेंट को सही तरीके से असेस नहीं किया या सही तरीके से डायग्नोज नहीं किया तो फिर आपको दोबारा से स्टेप नंबर 1 के ऊपर जाना पड़ता है। अदरवाइज आपका स्टेप नंबर 4 होके वो अगली चीजों के ऊपर जो है वो चला जाता है। सो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है दैट इज बेसिकली द असेसमेंट, ये जो है। ठीक है, देन वी हैव स्टेप नंबर 2 जिसके अंदर आप चीजों को डायग्नोज करते हो। ठीक है, असेसमेंट का क्या मतलब है, और एक मेन चीज ये कि जो आपका स्टेप नंबर 1 है ये आपका स्क्रीनिंग एंड रेफरल सिस्टम से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, आपको आईबीएस का इशू है या आपको डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके अंदर उन्होंने आपको रेफर किया टू अ क्लिनिकल डाइटिशियन कि आपको अपनी डाइट सही करनी है, तो दैट इज बेसिकली रेफरल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो, आपको आर्थराइटिस का इशू है या ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, तो आपको अगर अपनी डाइट सही करनी है और आपको अगर जो रेफर किया गया तो वो रेफरल सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आता है, ये जो रेफरल सिस्टम लिखा हुआ है। देन वी हैव स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है, वही चीज के आपको किसी ने चेक कर लिया, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने चेक कर लिया कि आपको आईबीएस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम था, वो आपकी स्क्रीनिंग है। ठीक है, कि पेशेंट को जो है वो चेक कर लिया तो वो स्क्रीनिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, लेकिन वो स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, ये स्क्रीनिंग से स्टार्ट हो रहा है। देन हमारा स्टेप नंबर 2 है दैट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर एज द नेम इंडिकेट आप किसी चीज को डायग्नोज करते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज आप याद रखें कि जब भी आप न्यूट्रिशन के अंदर है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन सेटअप के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस वाला जो काम है आपको, ये आपका होना चाहिए न्यूट्रिशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन आपको पता हो कि क्या हेल्थ इशू है पेशेंट के साथ, लेकिन आपको न्यूट्रिशन भी पता होना चाहिए कि पेशेंट ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास एक पेशेंट है, उसका बीपी जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है उसका। अगर हम क्लिनिकल सेटअप के अंदर उसको देखते हैं, मेडिकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम उसके साथ बात करें, उसकी बात करते हैं तो उसको हाइपरटेंशन है। ठीक है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, लेकिन if we talk about आपकी न्यूट्रिशन की साइड, तो तब उसका हाई सोडियम इंटेक है एंड हाई फैट्स इंटेक है। ठीक है, ये उसकी जो है पैरामीटर्स हैं। ये ऊपर वाला अगर हाइपरटेंशन आप देखते हो तो ये जो है ये आपकी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो है ये सारे का सारा आपकी न्यूट्रिशन की टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है। और या आप ये बात करते हो कि किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो बेसिकली क्या है कि वो आपकी जो है वो पेशेंट की फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, यानी कि वो आपकी मेडिकल की ही आगे फर्दर ब्रांच निकलती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पेशेंट को सही तरीके से उसका डायग्नोसिस जो है वो नहीं कर सकते। देन हमारे पास स्टेप नंबर 3 आता है, दैट इज इंटरवेंशन। आप पेशेंट को क्या कह रहे हो कि उसको क्या करना चाहिए।
उसको कोई डाइट फॉलो करनी चाहिए, उसको कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए, वो सारी चीजें आपकी इंटरवेंशन के अंदर आती हैं। देन वी हैव स्टेप नंबर 4, दैट इज मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। आपने पेशेंट को ट्रीट किया, आपने पेशेंट को डाइट प्लान दिया, आपने पेशेंट को डाइटरी मैनेजमेंट के साथ उसको करने की कोशिश की, देन उस पर क्या फर्क पड़ा, पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। और अगर आपकी मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन सही नहीं है तो आपको दोबारा से स्टेप नंबर 1 के ऊपर जाना पड़ेगा, पेशेंट को चेक करना पड़ेगा कि हुआ क्या बेसिकली पेशेंट के साथ, दोबारा से कि मुझसे डायग्नोसिस सही नहीं हुआ इसीलिए मैं स्टेप नंबर 1 पे दोबारा से चली गई। लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस सही हो गया, और ये सारा क्या पार्ट है, ये आप हमेशा एक चीज याद रखें कि ये जो है ये आपका एमसीपी है। ये सारा जो स्टेप है, ये 4 स्टेप्स जो है, ये एनसीपी न्यूट्रिशन के प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे क्या होता है, आपके जो आउटकम्स आए पेशेंट के, ठीक है, आपके पेशेंट जो है उसका वेट लॉस हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने सारा कुछ डायग्नोज किया, पेशेंट को बताया कि अच्छा ये आपकी अगर सपोज मेडिकेशन है और ये मेडिकेशन जो है ये आपका वेट लॉस करवा रही है, तो ये बेसिकली आपके आउटकम्स को मैनेज करना है। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली आके देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले न्यूट्रिशन असेसमेंट है जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में पढ़ी थी, ये हमारा जो है स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। एनसीपी का स्टेप नंबर 1 है आपका ये न्यूट्रिशन असेसमेंट। अब न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या है, सबसे पहले ये एक सिस्टमैटिक मेथड है। सिस्टमैटिक मेथड का क्या मतलब है, सिस्टम बाय सिस्टम चलता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो यहाँ पे आपको सपोज किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने रेफर किया आगे कि इस पेशेंट को आईबीएस है, फिर उसका डायग्नोज हुआ कि इसको आईबीएस क्यों था, स्ट्रेस था या फूड इनटेक किस किस्म की थी, बाद में आपने उसको इंटरवेंशन दी, सारी मैनेजमेंट दी एंड ऑल, वो सिस्टमैटिक मेथड होता है, ठीक है। अब आपने न्यूट्रिशन असेसमेंट के अंदर डाटा को आइडेंटिफाई करना है पेशेंट के। पेशेंट आ गया, उसको असेस कैसे करेंगे, ठीक है, उसको चेक कैसे करेंगे कि पेशेंट का क्या इशू है, डायग्नोज करना है ना पेशेंट को, तो उसकी चीजों को मैनेज करने के लिए हमको उसका डेटा जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आपकी न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस का जो असेसमेंट पार्ट है, दैट इज स्टेप नंबर 1। अभी हमने यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन असेसमेंट की डेफिनेशन देखी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर वी हैव 4 to 5, कुछ बुक्स के अंदर 4 है, और लेकिन जो आपकी मॉडर्न रिसर्चेज है उसके अंदर 5 आपके पास ABCDE आता है। ABCD हम करते हैं, ठीक है। ABCD क्या होता है, सबसे पहले ABCDE, सबसे पहले आपको बता दूं कि किससे डिराइव हुए, इनका बेसिकली क्या है, A फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मूवमेंट्स, B फॉर बायोकेमिकल, C फॉर आपका क्लिनिकल, D फॉर डाइटरी और E फॉर एनवायरमेंटल एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब होता क्या, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, अगर आपको पता है कि न्यूट्रिशन की साइड के ऊपर हो, या अगर आप मेडिकल की साइड को, अच्छा अगर आप मेडिकल की फील्ड में भी हो, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जो मैलनरिश्ड है या जिसका आयरन लेवल बहुत ज्यादा कम है, तब भी आपको एनसीपी करना पड़ता है, ठीक है। एनसीपी के फर्दर टूल्स हैं वो हम डायग्नोसिस के अंदर देखेंगे, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है ये वाला, डायग्नोसिस के अंदर देखें, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की मैं बात करी थी, उसके अंदर यू हैव इस तरीके की मेजरमेंट, इस तरीके से पेशेंट का वेट, पेशेंट की हाइट, मुंह आंख मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो होता है, जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हो, फिर सेंटर वाला उसका पार्ट, इसी तरीके से वेस्ट सर्कमफेरेंस आपका आता है, हिप सर्कमफेरेंस आता है, इसके अलावा वेस्ट टू हिप रेशियोज होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं। BMI होता है, ये आइडियल बॉडी वेट है, यूजुअल बॉडी वेट है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि पेशेंट किस कैटेगरी में लाई कर है, ठीक है। अगर ओवरवेट है तो क्यों है, उसका फैट्स कहाँ पे ज्यादा है, कैसी उसकी बॉडी टाइप है, देन ए हमारा कंप्लीट हो गया। देन वी हैव बी, बायोकेमिकल पैरामीटर्स। अब ये जो आपकी बायोकेमिकल पैरामीटर्स है ना, इज द नेम इंडिकेट, बायोकेमिकल केमिकल्स आते हैं, आप टेस्ट करवाते हो, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करवा लिया शुगर चेक करने के लिए, HbA1c करवा लिया, लिपिड लेवल चेक करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करवा लिया, CBC करवा लिया, वो सारे का सारा आपकी बायोकेमिकल पैरामीटर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। देन यू हैव C, क्लिनिकल। क्लिनिकल के अंदर क्या आता है, सॉरी,
इसके अंदर आपने स्किन की कंडीशन को देखना होता है सारी की सारी कि क्या हो रहा है स्किन के साथ। अगर नेल्स हैं तो क्या वो ब्रिटल हैं या वो ब्रिटल नहीं है, वो टूट रहे कि नहीं टूट रहे, बाल किस तरीके से के हैं, रफ हैं, ड्राई हैं, या पेशेंट को जो है वो हाइव्स है, हाइव्स का मतलब है कि सोए किस्म के रैशेस पेशेंट को हैं, या उसकी जो टंग है उसका जो कलर है आपका होना चाहिए पिंकिश टू रेड कलर होना चाहिए कि उसका वाइट क्यों कलर है। ठीक है, इसी तरीके से आपके आईज के अंदर कहीं स्पॉट्स तो नहीं है, बी डॉट स्पॉट्स वो कहते हैं, ठीक है, ये कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है पेशेंट को, या प्लेजरा का इशू तो नहीं है कि स्किन पे बहुत ज्यादा स्केलिंग हो गई है, ड्राइनेस इतनी स्वेयर हो गई है, वो सारी कंडीशंस जो है वो आपकी क्लिनिकल के अंदर आती है। देन वी हैव डाइटरी। ठीक है, डाइटरी के अंदर क्या है आपकी फूड और न्यूट्रिशन रिलेटेड। आप फूड की हिस्ट्री लेते हो पेशेंट से, फूड हिस्ट्री कैसे लेते हो, उसकी 24 आवर रिकॉल लेते हो। 24 आवर रिकॉल के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो 24 आवर रिकॉल है उसके अंदर आप पेशेंट ने लास्ट 24 आवर्स में क्या खाया आप उससे पूछते हो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज बायस भी हो जाती है कि पेशेंट आपको नहीं बताना चाह रहा कि मैंने ये चीज खाई थी, अगर मैं ये बताऊंगा अपने डॉक्टर को तो वो जो है वो सही नहीं कंसिडर होगी, बताना चाहिए सही तरीके से। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या होता है कि आपके पास प्रूफ आता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर होते हैं। ठीक है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चन पेपर टाइप, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि पर वीक है, पर मंथ है, पर डे के हिसाब से पेशेंट ने किस फूड ग्रुप को कितना खाया। जो आपके फूड ग्रुप्स हैं वो आपके फूड गाइड पिरामिड के अंदर है, इंशाल्लाह वो उसका भी लेक्चर मैं आपको दूंगी, फिलहाल ये समझ ले ये फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन इस तरह का होता है। और क्या होता है, फूड डायरी होती है। ठीक है, फूड डायरी आपकी होती है, उसके अंदर क्या होता है फूड डायरी के अंदर कि आप पेशेंट को कहते हो कि आप यानी जो है एक वीक की एक मंथ की अपनी कोई भी डायरी ले लेनी है। ठीक है, उसके अंदर आपने लिखना है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैं लंच में क्या खाया, या इसके अलावा स्नैकिंग के अंदर मैंने किस चीज की कंजप्शन की वो पता चल जाता है। इसी तरह से कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमने तो सारा कुछ ट्राई करके देख लिया, जब हम उनसे ये फूड डायरी बनवाते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ खाया होता है। ठीक है, वो जो आपकी छोटी छोटी चीज है वो भी आपके वेट को इम्पैक्ट करती है। ये आपका डाइटरी है। देन वी हैव एनवायरमेंटल एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन तो आपकी होगी, लेकिन एनवायरमेंटल के अंदर आपके क्या फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहली चीज होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो है कि आपको पेशेंट किसी चीज को अफोर्ड कर पा रहा है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है किसी दूध को कंज्यूम करने की या प्रोटीन को कंज्यूम करने की, तो मैल नरिशमेंट वाली साइड के ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली ई। और बहुत सारी जो बुक्स हैं उनके अंदर आपको ये चार ही मिलते हैं, ए बी सी डी ई। अदरवाइज ये जो ई है ये एक्सेप्शन है, ये मॉडर्न रिसर्चेस जो है वो आपको बता रही हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको देखने में नहीं मिलता। अच्छा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होगी, देन वी हैव न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। स्टेप नंबर 2, जिस तरह स्टेप नंबर 1 था, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस का मतलब है कि आपने किसी चीज को लेबल करना है कि पेशेंट को क्या हुआ, आपने असेस कर लिया सारा कुछ। ठीक है, उसका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ले लिया, बायोकेमिकल, क्लिनिकल, डाइटरी, ये सारी चीजें आपने देखनी। आपने अब देखना है उसका डायग्नोस करना है, लेबलिंग ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिलेटेड कंडीशन। आपको मैंने पहले भी कहा है कि मेन आंख होगी आपकी न्यूट्रिशन रिलेटेड, लेकिन जब आप करोगे तो आपको मेडिकल का भी पता होना चाहिए। अगर आपको मेडिकल रिलेटेड नहीं बताना तो पेशेंट की कंडीशन को आप वर्स कर सकते हो, खराब कर सकते हो, उसको मिस मैनेज कर सकते हो किसी चीज के साथ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीईएस स्टेटमेंट। क्या है पीईएस स्टेटमेंट? पीईएस स्टेटमेंट न्यूट्रिशन डायग्नोसिस के पार्ट के अंदर ही आती है। इस न्यूट्रिशन पीईएस स्टेटमेंट के में हमारा पी स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, ई स्टैंड फॉर इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, हुआ क्या, क्यों हुआ। ठीक है, एंड देन वी हैव एस, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ना एक चीज आप समझ लें कि जो साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है। आपने किसी का लैब वैल्यू करवाई, सीबीसी करवाया, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम आया, वो उसका साइन है। ठीक है,
ये आपकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपकी कोई लैब वैल्यूज हैं, आपने उसको चेक करवाया, आपका साइन है। सिम्टम क्या होता है? जो चीज पेशेंट फील कर रहा है, पेशेंट को बहुत फटीग्ड, बहुत टायर्डनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा जो है वो पेशेंट का कलर येलो हो गया है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो दैट इज सिम्टम। जो वो फील कर रहा है, किसी पेन को फील कर रहा है, वो सिम्टम है। जो आपका ये है मेन साइन, ये वाला आप वैल्यूज। अब ये लिखते कैसे हैं? आपकी पीईए स्टेटमेंट है। पीईए स्टेटमेंट को लिखने का एक फॉर्मूला होता है, अदरवाइज आप पीए स्टेटमेंट नहीं लिखते। पीए स्टेटमेंट की मैं आपको गुड और बैड एग्जांपल भी दूंगी कि किस तरीके से होती है। ठीक है, पी फॉर मैंने आपको बताया प्रॉब्लम, ठीक है। ई फॉर इटियोलॉजी, कॉज है कि क्यों हुई वो चीज, ठीक है। रीजन क्या था पीछे? खाना ज्यादा खा लिया था, या फिर किसी पेशेंट को डायरिया हो गया, ठीक है, तो उसने जो है वो फूड की कंजम्पशन ही ओवर कंजम्पशन कर ली, या किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया, या उसको गो आउट हो गया सॉरी। तो क्यों हुआ? क्या पेशेंट ने बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर लिया था, या ऑर्गन मीट का इंटेक कर लिया था, या पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं पीता, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा करा है? इशू क्या है? वो आपके इटियोलॉजी है, ठीक है। अब फॉर्मूला आप ध्यान से देखें। पीई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम पहले लिखनी है, प्रॉब्लम, ठीक है। देन आपने लिखना है रिलेटेड टू, इटियोलॉजी लिखनी है, उसके बाद जो कॉज है, एज एविडेंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स। जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स हो गए उनको आपने लिखना है। ये आपकी पीईए स्टेटमेंट बनती है। ये पीईए स्टेटमेंट का फॉर्मूला है, ये याद रखना है। नोटेशन के अंदर यही पीईए स्टेटमेंट का फॉर्मूला, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। और अगर आप और किसी तरीके से पीईए स्टेटमेंट को लिखते, मैं आपको एग्जांपल देती तो वो गलत हो जाती। समझ आ गई? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पीईए स्टेटमेंट लिखते हुए आपने ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करने। आप कर लो टू, आप मच कर रहे हो, आप वेरी यूज कर रहे हो, आप हाई यूज कर रहे हो, ये वाले वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। ये आपकी पीए स्टेटमेंट को बहुत वीक बना देते हैं, और आपकी पीए स्टेटमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। दोबारा से आपको स्टेप नंबर 1 के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर इतनी मेहनत इस जगह पे किया तो पीए स्टेटमेंट को अच्छा बना ले, प्रैक्टिस करें। बहुत सारे केसेस है। सबसे इजी केस आपके पास वेट लॉस वेट गेन का है। इसके अलावा कोई डिजीज कंडीशन ले लें, किसी को AKI हो गया, CKD हो गया, ठीक है, या पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, क्यों है, बनाएं, उसकी पीए स्टेटमेंट बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनानी है मैं आपको दोबारा बता दूं। प्रॉब्लम लिखनी है, रिलेटेड टू इटियोलॉजी लिखोगे आप, एज एविडेंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स लिखोगे, ठीक है। अब आपके पास एग्जांपल्स हैं, गुड पीए स्टेटमेंट और बैड। जैसे मैंने आपको बताया ये वर्ड आपने यूज नहीं करनी उस तरीके से ये। अब देखो, एक्सेसिव फैट इनटेक प्रॉब्लम के अंदर आ रही है। फैट इनटेक बहुत ज्यादा हो रही है ना उस बंदे की, ठीक है, या बंदी की, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ फूड। किस चीज के साथ वो रिलेट कर रही है? कि वो फूड की कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहा है, उसकी बॉडी में फैट्स है। कैसे पता चला? क्या इटियोलॉजी है कि वो फूड की खाने की कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहा है, एज एविडेंस बाय आपकी डाइट। और ये एविडेंस बाय डाइट कैसे? यहां से, यहाँ पे कहाँ पे आएगी डाइट आपकी? डाइटरी के अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपकी गुड पीईए स्टेटमेंट है। सही पीईए स्टेटमेंट इस तरीके से बनती है। देन वी हैव बैड पीईए स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या है? एक्सेसिव फैट इनटेक रिलेटेड टू द रिलेटेड टू टू मच। मैंने मना किया था कि ये वर्ड्स नहीं यूज करने, और स्टेटमेंट में भी यूज किए हुए हैं, ठीक है। रिलेटेड टू मच फैटी मील्स एज एविडेंस बाय BMI ऑफ 31। ये चीज बिल्कुल मत लिखें कभी भी किसी पीए स्टेटमेंट में, BMI ऑफ 31, 28, 18, ये मत लिखें। ये बहुत ही वीक पीए स्टेटमेंट है आपकी। एंड कंज्यूमिंग टू मैनी कैलोरीज, जिस बात से मैंने मना किया स्टेटमेंट के अंदर वही चीजें लिखी हुई हैं। एक तो ये गलत, ये नहीं लिखना। फिर तो ये गलत आपका, ये भी नहीं लिखना। ये जो है आपका टू कंज्यूमिंग, तो ठीक है ना। या आप कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज लिख सकते हो। ये टू मैनी कैलोरीज क्या होता है, ये भी ये स्टेटमेंट में नहीं लिखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं, ए और बी, ठीक है। ए जो है वो एक फीमेल पेशेंट है,
जिनकी एज है 76 ईयर्स और उनको जो है वो किसी मेडिकेशन के ऊपर है, उनका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, और दूसरी साइड के ऊपर जो है आपके पास कोई मेल है जिनकी एज है 40 और उनका जो है उनका भी अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, क्या स्टेटमेंट बनेगी? आपने पेशेंट को असेस करते हुए ये बात देखनी है इनके अंदर कि उसका क्या वेट हाइट है। इस तरह अगर मैंने पेशेंट ए की बात की, फीमेल है, 76 ईयर्स उनकी एज है, मेडिकेशन के ऊपर है, उनका अनइंटेंशनल वेट लॉस है। क्यों? एज एविडेंस पाए कि उनकी मेडिकेशन की वजह से उनका वेट लॉस हो रहा है। वो इतनी कैलोरीज उनको 2000 कैलोरी कंज्यूम करनी थी, वो कंज्यूम कर रही है 1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रही है। अब उनकी 500 कैलोरीज डेफिसिट जा रही है, तो ऑब्वियसली उनका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक लैदा केस है आपके पास, एक केस स्टडी मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी साइड के ऊपर आपको पेशेंट बी, ठीक है, पेशेंट बी जो है आपका, उसकी एज 40 है, मेल पेशेंट है, ठीक है, एक्टिविटी जो है उसकी हाई है। क्या एक्टिविटी है कि मैराथन रेस के अंदर उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है और बहुत ज्यादा रनिंग है, और उनका भी वेट लॉस है। वेट लॉस क्यों है? क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहे, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, उनको रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज की, वो खा रहे हैं 2000। तो ये केस डिफरेंट है, आपको डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग उसकी पीएस स्टेटमेंट बनानी है। इनएडिक्वेट एनर्जी टेक होगा पहले वाले केस के अंदर, इनएडिक्वेट यानी कि पेशेंट ने इनएडिक्वेटली चीज को सही तरीके से कंज्यूम नहीं किया। और दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन इनटेक उतनी नहीं है, केस डिफरेंट बनता है, इसीलिए आपकी पीईएस स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। ये आपका पार्ट 2 आ गया, स्टेप नंबर 2। देन यू मूव टू स्टेप नंबर 3, आपका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है? इंटरवीन करते हैं ना, आप किसी को कोई चीज बताते हो कि इसको फॉलो करना है, इस प्लान को फॉलो करना है, इस मेडिकेशन को लेना है, इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, ये सारा आपका इंटरवेंशन के अंदर आता है। या सिलेक्टिंग आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं टू इम्प्रूव डायग्नोसिस। डायग्नोज हो गया, पेशेंट का वेट ज्यादा था, पेशेंट का वेट जो है वो अनइंटेंशनली लॉस हो रहा है, सॉरी ज्यादा नहीं है, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिकेशन के ऊपर है और उनकी एपेटाइट लॉस हो गई है, उनको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी, आप वो 2000 कैलोरीज नहीं ले रही है, 1500 कैलोरीज ले रही हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने उनको इंटरवेंशन देनी है इस पार्ट के ऊपर। आप उनको कोई भी जो है वो डाइट सजेस्ट कर सकते हो उनकी एज से रिलेटेड, पेशेंट की जो कंडीशन है उससे रिलेटेड चीज करनी है, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा। और उसी रेंज में अगर उनकी 2000 किलो कैलोरीज है, आपने उनकी कंडीशन देखे किसी चीज की मेडिकेशन ले रही होंगी, हो सकता है पेशेंट जो है आर्थराइटिस की मेडिकेशन ले रहा हो, ऑस्टियोपोरोसिस की ले रहा हो, आपकी जो है दूसरे साइकेट्री रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं उसकी मेडिकेशन के साथ बहुत इशू होता है, पास वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, ठीक है, आपने देख के करना है। ये आपकी इंटरवेंशन है कि आपने क्या इंटरवीन किया, क्या दिया उनको। देन वी हैव एट द एंड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है वो आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का। आपने दे दिया, आपने असेस कर लिया स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में डायग्नोज कर लिया, स्टेप नंबर 3 के अंदर इंटरवेंशन दे दी, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो गई। अब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के अंदर क्या करना है? मेजर इंप्रूवमेंट्स। आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको सारा स्टेप्स करके इंटरवेंशन दे दी, आपने उसको फॉलोअप के लिए बुलाया आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद आपने क्या चीज चेंज को ऑब्जर्व किया, दैट इज बेसिकली योर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट आपने करनी है कि क्या चीज इंप्रूव हुई। वेट लॉस अगर हो रहा है तो क्या वेट उनका गेन हुआ, सही तरीके से मसल्स उनके गेन हुए, या वेट अगर बहुत ज्यादा है तो क्या वो डिक्रीज हुआ। अगर आर्थराइटिस की पेन है तो क्या वो मैनेज हुई, ऑस्टियोपोरोसिस की पेन है तो क्या वो मैनेज हुई, डायबिटीज के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या मैनेज हुआ कि नहीं हुआ। ये चीजें आपने देखनी होती हैं। रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की उसने चीज फॉलो की नहीं की, आपकी डाइट कैसी थी, आपने को दी, वो बात की बात है पहले की, ठीक है। अब आपके पास हम आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि आपके पास आउटकम्स जो है वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आउटकम मैंने आपको बताया ना कि आपने आउटकम को चेक करना है। देखो 4 किस्म के आउटकम्स हैं। एक डायरेक्ट न्यूट्रिशन आउटकम है, देन वी हैव क्लिनिकल हेल्थ स्टेटस आउटकम, देन वी हैव पेशेंट और क्लाइंट सेंटर्ड आउटकम, और लास्ट में वी हैव हेल्थ यूटिलाइजेशन कॉस्ट आउटकम। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट न्यूट्रिशन आउटकम।
पेशेंट को आपने प्लान दिया, पेशेंट ने उसको फॉलो किया। सपोज पेशेंट ने वेट करना था, मसल्स गेन करने थे, या ऑस्टियोपोरोसिस था, उसको बहुत ज्यादा वीकनेस थी और उसने मसल्स गेन करने थे, अपनी पेन को रिलीव करना था, वो हो गया। तो दैट इज बेसिकली आपकी डायरेक्ट न्यूट्रिशन आउटकम। देन यू हैव क्लिनिकल एंड हेल्थ न्यूट्रिशन आउटकम। क्या उसकी हेल्थ सही हुई कि नहीं हुई? सिंपली वो आपने टिक करना, टिक करना है, क्रॉस करना, दैट इज आपकी क्लिनिकल वाली साइड पे। या उसको रैशेस से, हाइव से, क्या वो सही हुए? अगर उसको विटामिन उसकी B3 की, नायसिन की डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा प्लेजर का इशू हुआ है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ है, एक्जिमा हुआ है, क्या वो सही ही हुआ? वो आपका क्लिनिकल एंड हेल्थ के अंदर आता है। ठीक है, पहले हमने न्यूट्रिशन की बात की थी, फिर हमने क्लिनिकल एंड हेल्थ की बात की थी। अब हमारे पास जो पेशेंट है क्लाइंट सेंटर्ड, पेशेंट ने क्या फील किया, क्या पेशेंट को पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लगा, या पॉजिटिव चेंज सिर्फ आपको ही लगा? देख के पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट को क्या चीज फील हुई। ठीक है, देन वी हैव हेल्थ यूटिलाइजेशन कॉस्ट आउटकम। हेल्थ अगर सही हुई या सही नहीं हुई, जिस तरीके से अगर सही हो गई, अगर तो ठीक है, नहीं हुई तो पेशेंट का विजिट बार बार फॉलोअप जो है वो क्लिनिक्स पे हो रहा है, या टाइम ऑफ जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो कितनी है, क्या वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ठीक है, उसके अंदर ही आपकी कॉस्ट आउटकम आ जाती है। ठीक है, फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं आपके। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होती है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने के कुछ रूल्स होते हैं। आपको प्रॉपर एंड कंसाइज तरीके से सारा कुछ लिखना है। पेशेंट का नाम है, उसका एज है, हाइट है, वेट है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, कौन सी मेडिकेशन वो ले रहा है या ले रही है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, और साथ आपके हॉस्पिटल का नाम और ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बहुत आपने जो है वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं यूज करने, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी नहीं यूज करने, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस यूज करने हैं जो ग्रामर की मिस्टेक से फ्री हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक उसके अंदर ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी चीज को बार बार वो जो करके करेक्ट करके करेक्टिंग टेप के साथ या वाइटनर्स यूज होते हैं उनके साथ नहीं करेंगे। आप एक सिंपल लाइन लगा देंगे, आपसे गलती हो गई, सपोज मुझसे अगर मैंने यहाँ पे इंटरवेंशन की कुछ और लिखा तो मैं उसके ऊपर सिंपल सी ये लाइन लगा दूं या इस तरीके की लाइन लगा दूं। यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। वो सारा जो आपका फाइल बनी होती है पेशेंट की वो खराब हो जाती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन के जो है ना वो आपके पास कुछ टूल्स आते हैं। अब मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, पेशेंट किसी, अच्छा मेडिकल रिकॉर्ड्स के भी जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं, दो होते हैं। एक तो वो जो आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल के पास है, दूसरा वो जो आपके पेशेंट के पास होता है। ठीक है, तो मेडिकल रिकॉर्ड बेसिकली कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, उसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है, पेशेंट का पुराना डाटा होता है। पेशेंट ने अगर कोई अपनी हेल्थ को इवेल्युएट करना है या करवाना है कि मैं इस स्पेसिफिक जो है वो डॉक्टर के पास मैं 6 महीने पहले आया था तो मेरी अब क्या हेल्थ है, मेरे पास क्या फर्क पड़ा है, तो वो बेसिकली जो है वो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। ये जो है ये आपका सारा लेक्चर न्यूट्रिशन के प्रोसेस के ऊपर था। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।